थ्रो में आपके पास क्या होता है कि जो थ्रो कीवर्ड होती है उसका इस्तेमाल एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए किया जाता है। ये एरर के बारे में क्या करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। थ्रो कीवर्ड के साथ दिए हुए जो पैरामीटर्स होते हैं उनको हैंडलर पर पास किया जाता है। और कैच क्या काम करता है, थ्रो स्टेटमेंट द्वारा थ्रो किए गए एक्सेप्शन को कैच करने के लिए, थ्रो स्टेटमेंट द्वारा थ्रो किए गए एक्सेप्शन को कैच करने के लिए कैच ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। कैच ब्लॉक पर एक्सेप्शन को हैंडल किया जाता है। ठीक है, तो अब हम इसका कोड ब्लॉक पे चलते हैं। यहाँ पे तो एक यहाँ पे हम प्रोग्राम बनाते हैं कोड ब्लॉक पे जाके, यहाँ पे फाइल पे जाओ, न्यू पे जाओ, यहाँ से एम्प्टी फाइल, इस फाइल को मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। exception2.cpp। तो अब हम यहाँ पे हैश इंक्लूड iostream, फिर यहाँ पे यूजिंग स्पेस std int main int a is equal to 5 int b is equal to 0। सी लिया हमने, ट्राई हमने यहाँ पे यूज किया। अगर b की वैल्यू 0 के बराबर है तो क्या हो जाए, थ्रो b। सी में मैं क्या काम करता हूँ, a बटा b, यानी कि a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 0 है। अगर मैं 5 को 0 से मैं डिवाइड नहीं कर सकता, सी आउट वैल्यू ऑफ सी। फिर हम ट्राई में तो हमने एरर को जनरेट किया, कैच में हमने क्या काम किया, यहाँ पे इंट ये पैरामीटर को हैंडल करेगा, मैंने बताया था आपको। यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स ले लिए और सी आउट यू कैन नॉट डिक्लेयर डिनोमिनेटर। और यहाँ पे 0। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ। अब प्रोग्राम को मैं यहाँ से रन करूंगा। तो देखो आपके पास यहाँ पे जो आउटपुट आ रही है कि यू कैन नॉट डिक्लेयर 0 एज डिनोमिनेटर, कि आप डिनोमिनेटर में आप 0 नहीं ले सकते। ठीक है ना, ए में आपने यहाँ 5 लिया, बी में 0 लिया, सी लिया। अगर बी जो है वो 0 के बराबर होता है बी की, तो वो क्या करे, बी थ्रो कर दे बी को। ठीक है, सी बराबर आपने क्या काम कर दिया, सी बराबर आपने क्या कर दिया, ए बटा बी। यानी कि अगर मैं 5 को 0 से डिवाइड करूंगा तो सी की वैल्यू आपके पास प्रिंट होके आ जाएगी आपके पास। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे कैच ब्लॉक यूज किया। और स्टूडेंट मैंने अभी अब जो है क्या बताया था कि ट्राई ब्लॉक में क्या होता है कि आपके जो प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ जाता है इसमें, ठीक है, जो सोर्स कोड में होता है। और इस ट्राई ब्लॉक से हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं। ठीक है, यानी कि ये आपका स्टूडेंट जो ऊपर हमने ये जो ब्लॉक यूज किए हुए ट्राई ब्लॉक है, यहाँ पे हमने एक्सेप्शन को क्या किया, थ्रो किया मैंने। ठीक है, और थ्रो का मतलब आपके पास क्या होता है कि जो थ्रो कीवर्ड का इस्तेमाल जो हम करते हैं
वो उसमें हम किस लिए करते हैं कि एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए, एरर के बारे में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। और जो हमने यहाँ पे कैच यूज किया है थ्रो स्टेटमेंट द्वारा, थ्रो स्टेटमेंट द्वारा थ्रो किए गए एक्सेप्शन को कैच करने के लिए हम कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमने इस प्रोग्राम के अंदर ट्राई यूज किया, थ्रो यूज किया, कैच का हमने यहाँ पे यूज किया। तो ये मैंने प्रोग्राम, इसमें जो आपके पास एरर आई जब मैंने प्रोग्राम को रन करवाया, तो यू कैन नॉट डिक्लेयर, तो वो आपको यहाँ पे यही कहता है कि जो जीरो है वो एज ए डिनोमिनेटर नहीं हो सकता, कि आप किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है कि नहीं? तो ये होता है स्टूडेंट आपके पास एक्सेप्शन हैंडलर का कंसेप्ट। अब कई बार क्या होता है स्टूडेंट कि जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पे भी देखो वही एग्जाम्पल है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। एक हमने डिवीजन फंक्शन लिया जिसमें हमने दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए। ठीक है, अगर b की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है तो वो थ्रो कर दे डिवीजन बाय 0 कंडीशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे a और b को रिटर्न कर दिया। इस तरीके से हम फंक्शन बना के भी कर सकते हैं। मेन में हमने x की वैल्यू 50 ली, y की वैल्यू स्टूडेंट आपने यहाँ पे क्या काम की कि जो y की वैल्यू आपने यहाँ पे 0 ले ली, डबल z की वैल्यू भी आपने यहाँ पे 0 ले ली। ठीक है कि नहीं? और ऊपर हमने a बटा b की, यानी 50 को अगर मैं 0 से डिवाइड करता हूं तो वो डिवाइड नहीं होगा आपके पास। यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया हुआ, यहाँ पे हमने z को हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पे आपसे वो क्या कहता है कि बिकॉज वी आर रेजिंग एन एक्सेप्शन ऑफ टाइप कॉन्स्ट कैर, सो व्हाइल कैचिंग दिस एक्सेप्शन वी हैव टू यूज कॉन्स्ट कैर पॉइंटर इन कैच ब्लॉक। अगर हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट, ये वाला आपके पास रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट क्यों आएगा? क्योंकि आप किसी भी नंबर को स्टूडेंट जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये क्या, जो जीरो से डिवाइड करना होता है ये क्या होता है? इट इज द टाइप ऑफ द एक्सेप्शन। ये आपके पास एक एक्सेप्शन का टाइप होता है आपके पास। हाँ जी, एक्सेप्शन का कंसेप्ट क्लियर हुआ? गगन, वैभव, एक्सेप्शन समझ में आया? अब ना स्टूडेंट एक आपके पास इसमें कंसेप्ट आता है मल्टीपल कैच ब्लॉक। हमारे प्रोग्राम में मल्टीपल कैच ब्लॉक भी हो सकता है, कि जैसे तो हमने यहाँ पे केवल एक ही कैच ब्लॉक को हमने इस्तेमाल किया है, हम मल्टीपल कैच ब्लॉक भी हमने यहाँ पे ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक नई एम्प्टी फाइल ले लेता हूँ, कमेंट यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसके अंदर मल्टीपल कैच ब्लॉक। इस प्रोग्राम को मैं सेव करूंगा यहाँ पे। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम स्पेस std int main int a is equal to 5 int b is equal to 10, और यहाँ पे हमने int c ले लिया। अब हम ट्राई करेंगे यहाँ पे, इफ कंडीशन हमने लगाई कि अगर b की वैल्यू 0 के बराबर है, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया? थ्रो b को आपने थ्रो कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अब आप कंडीशन क्या लगाओगे? एल्स इफ अगर b बड़ा है a से, b a से बड़ा है आपके पास,
allowed denominator, मैसेज प्रिंट कर देते हैं, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन, ठीक है। और सी के अंदर हम क्या काम कर देते हैं, ए बटा बी, यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ इसमें, सी आउट वैल्यू ऑफ सी, अब हम एक काम और करते हैं इसके अंदर, एक कैच स्टेटमेंट हम और यूज कर लेते हैं, इंट x1 हमने यहाँ पे और ले लिया, सी आउट कैन नॉट डिक्लेयर एज डिनोमिनेटर। फिर हम यहाँ पे एक कैच स्टेटमेंट और हम यूज कर लेते हैं, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल में दिखाया था, कॉन्स्ट पॉइंटर x2 ले लिया हमने यहाँ पे, और सी आउट x2 को क्या कर दे, वो प्रिंट कर दे, ठीक है। रिटर्न 0 कर दिया। तो हमने ये एक प्रोग्राम बनाया। तो इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है कि हमने मल्टीपल कैच ब्लॉक हमने इसमें यूज किए हैं। ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे इसके अंदर ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे 5 ली, बी की वैल्यू 10 ली, सी ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन, ट्राई ब्लॉक का पर्पस क्या होता है, जिसके अंदर आपका एक्सेप्शन जनरेट होता है, जिसके अंदर आपका एक्सेप्शन क्या होता है, जनरेट होता है। यहाँ पे बी की वैल्यू आपने यहाँ पे 0 रखी, अगर बी की वैल्यू 0 होती है तो ये बी को थ्रो कर दे, अगर या अगर बी ए से बड़ा होता है तो थ्रो, ये आपके पास आ जाए नॉट अलाउड डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है, क्योंकि बी में 10 है, ए की वैल्यू 5 है जो उससे बड़ा है। सी में हमने क्या किया, ए डिवाइडेड बी, यानी 5 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा, सी की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। कैच, हमने पहला कैच इसमें स्टेटमेंट हमने यूज की, जिसमें हमने पैरामीटर लिया x1 आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे लिख दिया यू कैन नॉट डिक्लेयर x1 एज डिनोमिनेटर, ठीक है। कि आप x1 को एज ए, जो भी हमने यहाँ पे x1 यहाँ पे आर्गुमेंट दिया, कि उसको आप एज ए डिनोमिनेटर नहीं ले सकते, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे कॉन्स्ट पॉइंटर दिया, यहाँ पे जैसे मैंने आपको इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे बताया था, जैसे हमने यहाँ पे इसमें दिया हुआ है कि बिकॉज वी आर रेजिंग एन एक्सेप्शन ऑफ टाइप कॉन्स्ट कैर, कि यहाँ पे जो हम एक एक्सेप्शन उठा रहे हैं वो कॉन्स्ट कीवर्ड हमने यहाँ पे यूज किया, कैर इज ए डेटा टाइप, और पॉइंटर हमने यहाँ पे यूज किया सो वाइल कैचिंग दिस एक्सेप्शन, इसलिए हम इस एक्सेप्शन को कैच करेंगे। वी हैव टू यूज कॉन्स्ट कैर पॉइंटर, कैच ब्लॉक के अंदर हमें यूज करना पड़ेगा। इफ वी कंपाइल एंड रन अबव कोड दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट, डिवीजन बाय जीरो कंडीशन, डिवीजन बाय जीरो कंडीशन ये इसको क्या करेगा, शो करेगा। तो हम अपने वाले प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, यहाँ से रन करवाते हैं इसमें,
एल्स इफ इसमें कोई एरर बता रहा है, एल्स इफ थ्रो नॉट अलाउड, एल्स ट्राई की मैंने ब्रैकेट यहाँ पे बंद नहीं की, सेव करो, अब हम रन करवाते हैं इसमें। व्हाट इज द प्रॉब्लम? इंट मेन करली ब्रेसेस हमने स्टार्ट किया, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 10, इंट सी ट्राई ब्लॉक, इफ बी इज इक्वल टू 0, थ्रो हमने बी कर दिया, यानी कि हमने ये स्टेटमेंट को बंद कर दिया। हाँ जी गगन जी, क्या क्या कर रहे हो स्क्रीन पे? एरर देखो गगन, उसमें वैभव एरर देखो, इसमें क्या है? एल्स इफ बी बड़ा है ए से, थ्रो नॉट अलाउड, इस ब्रैकेट को मैंने यहाँ बंद कर दिया, ये ब्रैकेट यहाँ बंद हो गई, नहीं उसकी ब्रैकेट तो मैंने वहां बंद कर रखी है ट्राई की, ये वाली ब्रैकेट तो सी बराबर ट्राई की मैंने यहाँ बंद कर दी, थ्रो वाली लाइन पे थ्रो बी, थ्रो THROW, एल्स इफ, ये से लेकिन और हमने इफ पहले यहाँ पे यूज कर रखा है, कोई हमने यहाँ पे स्टेटमेंट यूज नहीं करी हुई, तो हम एल्स इफ यहाँ पे क्यों यूज करेंगे? इफ बी बड़ा है ए से, एल्स अगर हम यहाँ पे यूज करके देखें, एल्स इफ, एल्स तो वैसे ही आपका प्रिंट कर देना चाहिए था, हमें एल्स यहाँ पे लगाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। एक मिनट में इसको हटा के देख रहा हूँ। else if b बड़ा है a से, else if b बड़ा है a से, throw not allowed denominator is greater than, ओके यहाँ पे हमने सेमीकोलन यूज नहीं किया। अरे भाई तुम बता नहीं सकते थे कि यहाँ पे सेमीकोलन हमने यूज नहीं किया? वैभव और गगन बता नहीं सकते थे कि यहाँ पे सेमीकोलन हमने यूज नहीं किया? तो यहाँ पे देखो आपके पास ये आउटपुट आ गई, नॉट अलाउड डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन नंबर, क्योंकि हम जो है आपके पास ये अलाउड नहीं होगा, क्योंकि जो आपके पास 5 है वो जो नोमिनेटर है वो छोटा है, और जो डिनोमिनेटर उसकी वैल्यू बड़ी है आपके पास। ठीक है, तो ये होता है आपके पास एक्सेप्शन हैंडलिंग। हाँ जी, कुछ क्लियर हुआ एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट? तो रन टाइम के समय प्रोग्राम में एरर को हैंडल करने के लिए स्टूडेंट हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज करते हैं। अब आपके पास जो कंसेप्ट आएगा यहाँ पे, वो कंसेप्ट आपके पास आ जाता है यहाँ पे, फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट। अब स्टूडेंट फाइल हैंडलिंग क्या होता है? इसको रीड करो जरा एक बार, समझने की कोशिश करो।
स्टूडेंट फाइल हैंडलिंग का मतलब आपके पास क्या होता है कि अगर आप किसी फाइल को स्टोरेज डिवाइस में हमेशा के लिए स्टोर करना चाहते हो, किसी फाइल को स्टोरेज डिवाइस में हमेशा के लिए स्टोर करना चाहते हो, तो फाइल हैंडलिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से हम अपने प्रोग्राम की आउटपुट को फाइल में स्टोर कर सकते हैं। और एक फाइल में जो डाटा मौजूद होता है और एक फाइल के अंदर जो डाटा होता है ना, उसके ऊपर आप काफी सारे ऑपरेशंस को आप परफॉर्म कर सकते हो। अब वो ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं कि जैसे आप फाइल को ओपन कर सकते हो, फाइल को आप क्लोज कर सकते हो, ठीक है ना। तो फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट की हम एक जो है डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट इन C++ लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर स्टोरेज डाटा परमानेंटली, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इन कंप्यूटर यूजिंग फाइल हैंडलिंग वी कैन स्टोर आवर डाटा। फाइल हैंडलिंग की हेल्प से हम अपने डाटा को सेकेंडरी मेमोरी में या हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। इन दिस आर्टिकल वी डिस्कस वर्किंग ऑफ फाइल हैंडलिंग इन C++। तो आपके पास फाइल हैंडलिंग को ओपन क्लोज रीड राइट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इससे पहले जो हमने सी इन और सी आउट, ये दोनों जो हमने फंक्शन पढ़े थे, ये किस हेडर फाइल के अंदर थे? iostream.h का इसके लिए हमने इस्तेमाल किया था। जब हम iostream इस हेडर फाइल का इस्तेमाल नहीं करते, तो जो iStream क्लास का सी इन है और जो ostream क्लास का सी आउट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि सी इन जो है ऑब्जेक्ट जो होता है वो iStream क्लास का होता है। अगर आप हेडर फाइल को इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ये फंक्शन भी आपके काम नहीं करेंगे। ऐसे ही फाइल हैंडलिंग के केस में भी आपके पास इसी तरीके से होता है। C++ में फाइल हैंडलिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम एक अलग हेडर फाइल को दिया जाता है, और उस हेडर फाइल का नाम क्या होता है? एफ स्ट्रीम। जैसे स्टूडेंट हम सी इन के लिए और सी आउट के लिए हेडर फाइल यूज करते हैं iostream.h। अगर हम ये हेडर फाइल यूज ना करें तो जो ये सी इन और सी आउट है ये आपके काम नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से फाइल हैंडलिंग के लिए एक हेडर फाइल अलग से होती है इन केस ऑफ C++, जिसका नाम है एफ स्ट्रीम, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाई वी यूज फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट इन C++, कि फाइल हैंडलिंग का जो कंसेप्ट हम C++ में क्यों यूज करते हैं। स्टूडेंट क्या होता है कि जो हमारा प्रोग्राम होता है और जो इसके अंदर हमने फंक्शन यूज किए हुए होते हैं, जैसे हमने सी इन पढ़ा, सी आउट पढ़ा हमने उसके अंदर, सी इन पढ़ा, सी आउट हमने उसके अंदर पढ़ा, वो थोड़े समय के लिए क्या कर सकते हैं? मेमोरी को स्टोर करके रख सकते हैं। यानी कि अगर जब प्रोग्रामर बंद कर देता है, मान लीजिए प्रोग्रामर ने प्रोग्राम को बंद कर दिया, तो जो उस प्रोग्राम का सारा डाटा होता है वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास स्टूडेंट ये प्रोग्राम बना हुआ है, इस समय आपकी फाइल ओपन है, तो आप डाटा को आप जो है इसका डिस्प्ले देख सकते हो, पर ये परमानेंट स्टोर नहीं है। मैं जैसे इस कोड ब्लॉक को बंद करूंगा तो आपका जो डाटा है वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या जरूरत पड़ती है कि हम अपने डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकें उस प्रोग्राम की आउटपुट को, ठीक है। तो प्रोग्राम में डाटा स्टोर करने के लिए प्रोग्रामर क्या करता है? कुछ वेरिएबल्स, कुछ एरेज, स्ट्रक्चर्स, यूनियन का इस्तेमाल करता है, पर इनकी हेल्प से डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता। परमानेंटली स्टोर करने के लिए हमें फाइल हैंडलिंग को यूज करना पड़ता है। फाइल हैंडलिंग जब हम करते हैं तो जो हमारी फाइल्स क्रिएट होती हैं, चाहे वो अलग अलग टाइप की हों, अगर वो चाहे आपकी टेक्स्ट फाइल हो या आपकी वो डॉक्यूमेंट फाइल्स हों स्टूडेंट, ठीक है, वो पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है कि उन फाइल्स को आप दूसरे कंप्यूटर के अंदर भी क्या कर सकते हो? इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए स्टूडेंट फाइल हैंडलिंग के लिए हम एफ स्ट्रीम, स्टूडेंट फाइल हैंडलिंग के लिए हम जो क्या करते हैं? एफ स्ट्रीम हेडर फाइल का यूज करते हैं। एफ स्ट्रीम,
ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि फाइल हैंडलिंग में हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, फाइल को ओपन करना, क्लोज करना, फाइल हैंडलिंग के फंक्शंस करना, ठीक है, फाइल ओपन मोड में ओपन करना, राइट मोड में ओपन करना, ठीक है। तो ये देखो आपके पास यहाँ पे एक फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट है, ठीक है। ये C++ प्रोग्राम है आपके पास। यहाँ पे हमने कोई भी डिस्क फाइल में यहाँ पे डाटा रीड किया, यहाँ से आप, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक इनपुट स्ट्रीम है, आप डाटा की जो इनपुट करोगे, ठीक है, और डाटा जो है वो आपके पास फाइल हैंडलिंग से डाटा क्या होगा, रीड होगा, डाटा जाएगा यहाँ से, डाटा रीड होगा, ठीक है। ये हमने एक डाटा बना रखा है। फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट जो वो किस लिए यूज करते हैं, डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। वाई वी यूज फाइल हैंडलिंग, ये मैंने आपको बताया, फॉर परमानेंट स्टोरेज के लिए हमने बताया। मैंने अभी आपको ये बताया कि हम कौन सी हेडर फाइल यूज करते हैं, एफ स्ट्रीम हेडर फाइल आप यूज करते हैं, जिसके आपके पास 3 न्यू डाटा टाइप्स होते हैं। ऑफ स्ट्रीम होता है, ये किस लिए यूज करते हैं, ऑफ स्ट्रीम को हम फाइल को क्रिएट करने के लिए और डाटा को फाइल्स में लिखने के लिए। इफ स्ट्रीम का हम यूज करते हैं, ये किस लिए करते हैं, फाइल से डाटा को रीड करने के लिए, ठीक है कि नहीं। और एफ स्ट्रीम क्या होता है, ये दोनों काम करता है। इस अगर हम एफ स्ट्रीम लिख देंगे तो फाइल रीड भी हो जाएगी और आपके पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट, राइट भी हो जाएगी। फाइल को रीड राइट दोनों के लिए किया जाता है। एफ स्ट्रीम क्लास के अंदर ही स्टूडेंट, जो हमने यहाँ पे एफ स्ट्रीम यूज की है, इसी के अंदर ही हम दो इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम, ये दो क्लासेस भी होती हैं। अगर फाइल को रीड करना है तो इफ स्ट्रीम की जरूरत पड़ती है हमारे पास, और अगर हमें फाइल को राइट करना है, ठीक है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑफ स्ट्रीम की जरूरत पड़ेगी। तो हमें फॉलोइंग, अब क्या क्या हमें फाइल हैंडलिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स हमें स्टूडेंट फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला फाइल को नाम दोगे, फिर आप फाइल को आप यहाँ पे क्या करोगे, इसके अंदर फाइल को आप नाम देने के बाद क्या काम करोगे, फाइल को ओपन करोगे, फाइल का आप डाटा रीड करोगे, फाइल का डाटा राइट करोगे, फाइल को आप लास्ट में क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। फाइल को ओपन किया, नाम दिया, फाइल को ओपन किया, डाटा उसका रीड किया, राइट किया, फाइल को आपने लास्ट में आपने क्लोज कर दिया। अब हम कौन कौन से फंक्शन यूज करते हैं, जैसे इसके अंदर हम कौन कौन से फंक्शन यूज करते हैं। एक तो ओपन फंक्शन फाइल को क्रिएट करने के लिए, क्लोज फंक्शन एग्जिस्टिंग फाइल को क्लोज करने के लिए, गेट फंक्शन फाइल से एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करने के लिए, पुट फंक्शन हम यूज करते हैं सिंगल कैरेक्टर को फाइल में प्रिंट करवाने के लिए, रीड फंक्शन फाइल से डाटा को रीड करने के लिए, ठीक है, राइट फंक्शन फाइल में डाटा राइट करने के लिए, ठीक है। तो ये हम फंक्शंस जो है वो इसके अंदर हम परफॉर्म करते हैं। ओके, ये कुछ मैंने जो है बेसिक चीजें स्टूडेंट आपको फाइल हैंडलिंग से आज रिलेटेड आपको मैंने बताई हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली हम इसको जो है कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या होता है कि इफ यू वांट टू स्टोर योर डाटा in permanently in a file, then we use the concept of file handling in C++, ठीक है। सिंपली प्रोग्राम के अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता। परमानेंटली स्टोर कब होता है, जब फाइल हैंडलिंग का आप कंसेप्ट इसमें करो। और कौन कौन से हम इसमें कंसेप्ट करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे स्टूडेंट इसमें बता दिया है। कल फिर हम इसका प्रैक्टिकली हम कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इसमें इतना ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, कल फिर हम फाइल हैंडलिंग को जो है प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे किस तरीके से हम फाइल हैंडलिंग के अंदर हम काम करते हैं, ठीक है जी। अरे भाई कुछ तो कहा करो यार, तुम तो कुछ भी नहीं कहते। ठीक है सर, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। गुड बाय स्टूडेंट।